मैं सेकंड क्लास की इंतज़ारगाह में दाखिल हो गया। यहाँ भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमज़ोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। यहाँ मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनाई। इसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुटान नहीं है। टी स्टाल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला के बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टाल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। प्लेटफार्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते हुए देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आज़ादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपये के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज़ का किराया जमा करूं और ढाका से लाहौर चला जाऊं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म की सनसनीखेज वाक़ियत का ताना बाना बन रही थी, मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आधी सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ़ तो था, मगर यहाँ पहली बार आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले कि टिकट चेकर प्लेटफार्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्यूटी में पहुँच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल रिक्शे और मोटर गाड़ियाँ मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ी पोश बंगला और बहारी खातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने इसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी ही तरफ देखने लगा। मैंने इसे पंजाबी में बताया कि मैं सलहट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता तरीन होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और ख़ास तौर पर पंजाबियों के ख़िलाफ़ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कहीं काम भी मिल जाए। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर इसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कशादा सड़क पर पहुंचा, जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। बीच में सब्जे की एक रोश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफ़ी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाईं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। इस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। इस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अयूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नज़र आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफ़ी तादाद में नज़र आए। रिक्शा वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर इस इलाके में मगरबी पाकिस्तान की पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शा वाले को इधर चलने का इशारा किया। मैंने इस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर कहीं आँख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया।
एक मेज पर बैठकर भिंडी तोरी और रोटी खाई, चाय का कप मंगवाया और चाय पीते हुए सोचने लगा कि मुझे यहाँ किससे मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक मलिक अल्लाह यार खान पूरे मगरबी पाकिस्तान का एक डेढ़ उम्र का आदमी था। मैंने इससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायजा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी हैं और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने इसे अपनी मजबूरी बताई और कहा मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ, तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो, यहाँ एक कश्मीरी नादर भट्ट साहब कलीनों का कारोबार करते हैं, इनसे जाकर मिलो, शायद वहां तुम्हें कोई काम मिल जाए। मैं नादर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही इनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठी नुमा इमारत में थी। दुकान निचली मंजिल पर थी। ऊपर इनकी बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कलीनों से भरी हुई थी। नादर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का आदमी था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठे हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके इनके पास बैठ गया। इनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कलीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सलहट में चाय की एक दफ्तर में मुलाजिम था। लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूं। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगिछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा, तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजम रख लिया। तनख्वाह अगरचा बहुत कम थी, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल में ही रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जुलूस निकालते। इनका मुतालबा था कि यहिया खान हुकूमत असम्बली का अजलास तलब करे। मगर भी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। फरवरी में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे। बंगाली जुलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। इनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। बशानी ग्रुप में मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चट्टागंग जाकर बहरी जहाज पकड़ लूं और कराची रवाना हो जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए मजीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार कर ली। यकम मार्च को यहिया खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। इस वक्त तक मुक्ति बाहिनी, तुलबा और भारतीय फौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के बेस में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। यहिया हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूटमार और आतिशजनी की वारदातें शुरू हो गई। गैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े थे। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसलिए अभी तक बचे हुए थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अगले रोज शेख मुजीबुर रहमान ने अदम तावन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अयूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतिश कर दी गई थीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे बेड़ियों की तरह गिराते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हजूम दर हजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था।
बंगाली पुलिस और फौजी रेजिमेंट्स बगावत करके असला लेकर मुक्ति बाहिनी के साथ जा मिली थी। बट कार्बेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी इधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी भट्ट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटों की ब्लैक हो रही थी और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले से ही वेटिंग लिस्ट पर थे। भट्ट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से मगरबी पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्ल आम हो रहा था। बंगाली तुलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो इन्होंने अयूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज पंजाबियों को रोका गया तो इन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी। दूसरा भागा तो इसे हजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चिटागांग, बोगरा, रंगपुर, सलहट और दूसरे अहम शहरों से भी इस किस्म की भयानक खबरें आ रही थीं। मुजीब ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजम काम पर न जाए। इसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाकों में जाने की हिम्मत ना पड़ती। हर तरफ लूट मार, आतिशजनी, अगवा और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमला शुरू कर दिया, जबकि फौज अभी तक कमाल ज़बत व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फौज यहिया हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकाल ले, मगर यहिया अपने ही हाल में मगन हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था। इनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहरा कर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी। नफरत की आग, अहमियत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी न किसी तरह मशरकी पंजाब की जानब से सरहद पार करने की कोशिश करूँ, जबकि मैं हज़ारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रात को पहरा देते। यहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर भट्ट साहब को बताए बगैर रिक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने ना पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने के गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो सन 1947 के महाजरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थी वो याद आ गईं। पंजाबी, बहारी, पठान, कुंबे हजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे। इस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थीं। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी। जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती, इसकी तलाशी ली जाती, इसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। इसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, यहिया खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंजाम होगा। दफ्तन एक स्याह मोरस वहां आकर रुकी। इसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि इसे मुक्ति बाहिनी वालों के चुंगल से चढ़ाकर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहां से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रिक्शा लेते हुए घबरा रहा था। लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी
شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے محمد پور سے نکل کر سخت حماقت کی ہو۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ رکشہ والے بنگالی کھڑے تھے۔ میں نے محمد پور کا نام لینے کے بجائے ایک بنگالی رکشے والے سے کہا کہ دھان منڈی لے چلو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور انہیں بنگالی زبان میں کچھ کہا۔ میرے دل نے کہا اس رکشے میں نہ بیٹھوں، لیکن اس وقت تک رکشہ سڑک پر دوڑنے لگا تھا۔ رکشہ چوک کے قریب پہنچا تو وہاں لوگ پیٹرول کی بوتلیں پھینک کر ایک مکان کو آگ لگا رہے تھے۔ ظاہر کہ یہ کسی بغیر بنگالی کا مکان تھا۔ رکشہ بان نے کہا، بابو ادھر گڑبڑ ہے، دوسری سڑک پر سے چلے گا۔ وہ رکشے کو موڑ کر ایک بغلی سڑک پر آ گیا۔ میں اسے بلا کیسے منع کرتا؟ چوک میں بنگالی گنڈے آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس طرف جانا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ اگرچہ میرا لباس بنگالیوں جیسا تھا، مگر شکل و صورت اور وضاحت سے میں صاف پنجابی لگتا تھا۔ پھر مجھے بنگالی بھی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ میں نے رکشے والے کو کچھ بھی نہ کہا، لیکن دل میں ڈر گیا کہ یہ رکشے والا بھی بنگالی ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کوئی بات بھی کی تھی۔ کم بخت کہیں مکتی باہنی گروہ کے حوالے نہ کرتے۔ رکشہ 2-3 ذیلی سڑکوں سے گزر کر ایک ایسی سڑک پر آ گیا جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ یہاں ایک طرف پانی کی بہت بڑی ٹینکی تھی۔ میں نے رکشے والے سے پوچھا وہ کس طرف آ گیا ہے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، بابو ادھر خطرہ ہے، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں گھر پہنچا دے گا۔